स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। इसमें फर्स्ट टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट एक रेशियो है रेट कांस्टेंट्स का एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स जिसके बीच में डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज के at T plus 10 degree Celsius divided by K at T degree Celsius. एंड इसकी जो वैल्यू होती है बहुत सारे होमोजीनियस रिएक्शंस की मोस्टली लाई करती है 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब कि अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस रखेंगे या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर, तो उसका रिएक्शन रेट जो है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 से कम होता है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 1.7 होता है और किसी किसी का 3 से ज़्यादा भी होता है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, उसका 3.8 होता है। तो इट मे वैरी इन सम केसेस बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इट कम्स बिटवीन 2 and 3। नेक्स्ट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। पहला, ये थ्योरी ये कहती है कि रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। दूसरा, टोटल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, जो कोलिजन्स टोटल होते हैं उसका कुछ फ्रैक्शन ही इफेक्टिव होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लीड करता है। तीसरा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू मेक इट इफेक्टिव और टू मेक इफेक्टिव कोलिजन्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम जो एनर्जी होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए टू मेक द इफेक्टिव कोलिजन्स। नाउ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, दैट इज एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। इसको देखिए एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक देखिए डायग्राम ग्राफ प्लॉट किया गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और यहाँ पे देखिए ये जो शेडेड पार्ट है ये आपको शो कर रहा है द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, मीन्स दीज आर द इफेक्टिव कोलिजन्स इन अ रिएक्शन विच लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और दूसरा है ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे देखिए A2 और B2 मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन है जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन इनइफेक्टिव है, सही नहीं है, इसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन A2 एंड B2। इसका मतलब कि इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होनी चाहिए, ज़्यादा या उतनी ही होनी चाहिए, और या फिर and also proper orientation should be there so that the collisions are effective. Next is increase in reaction rate with temperature. Next again we will understand it with the help of a graph. यहाँ पे देखिए ग्राफ प्लॉट किया गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे T1, T2 और T3, जिसमें T3 ग्रेटर है T2 से और T2 ग्रेटर है T1 से। T1 पे देखिए यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है ये आपको दिखा रहा है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काफी कम है, कुछ की बहुत ज्यादा है, और कुछ की सब ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंटरमीडिएट है, और इनमें से जो इफेक्टिव कोलिजन कॉज करते हैं दैट इज शोन बाय एरिया ADBC विच लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे T2, वैसे ही देखिए कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया है हायर एनर्जीज की तरफ, और अब की बार जो है इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गए हैं, दैट इज शोन बाय AE एंड BF पोर्शन। इसका मतलब कि यहाँ पे अब की बार ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा और ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इसके बाद T3 जैसे बढ़ाया तो कर्व और शिफ्ट हो गया है और इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गए हैं। तो इट मीन्स एज यू इंक्रीज the temperature there will be increase in the number of effective collisions and hence the rate of reaction will increase with temperature. As we have seen earlier, it becomes 2 to 3 times mostly in most of the cases. Next we come to the activation energy. Activation energy is defined as the excess energy that the reactant molecule must acquire in order to cross energy barrier and change into products. EA is equal to E threshold minus E reactant. So इसके लिए भी आप एक ग्राफ देखिए यहाँ पे एनर्जी और कोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एनर्जी बैरियर है, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में लीड करेंगे। तो इसीलिए फास्ट रिएक्शंस में एनर्जी बैरियर की एक्टिवेशन एनर्जी काफी लो होती है, इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस करते हैं, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। स्लो रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो काफी हाई होती है, जिसकी वजह से कम मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। Now in this case another
theory is about activated complex. इसमें देखिए जब A, यहाँ देखिए मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स है A प्लस BC, जब A और BC दोनों दूर दूर हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एज इट इज रहेगी। जैसे ही A BC की तरफ अप्रोच करने लगता है, B और C न्यूक्लियस के जो है मॉलिक्यूल के, वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ने लगती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी तब तक बढ़ती है जब तक कि वो मैक्सिमम न हो जाए और it is equal to the threshold energy and it lead to the formation of a complex called as activated complex। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो डिकम्पोज करके आपको प्रोडक्ट देगा, दैट इज AB प्लस C। So this is showing you the progress of the reaction. A plot has been plotted between the course of the reaction and the potential energy, which showing you how the reactant molecules form the activated complex and then they finally result in the formation of the products. Next is Arrhenius equation. Arrhenius equation is given by Avante Arrhenius in to show the quantitative relationship between temperature and rate of reaction. तो इसका फॉर्मूला है K is equal to E to the minus EA by RT, where A is the frequency factor, EA is activation energy, R is gas constant, and T is absolute temperature. Take log on both the sides and finally we will get this equation for the activation energy. Log 10 K is equal to minus EA upon 2.303 RT minus log 10 A. EA को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड और रेट कांस्टेंट मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में देखिए यहाँ पे log 10K और 1/t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट होगा तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी और इसका स्लोप आप निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 R। अगर हमें R की वैल्यू पता है और स्लोप की वैल्यू पता है तो हम EA की वैल्यू आसानी से इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है आपका रेट कांस्टेंट मेथड, जिसमें हम दो रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कैलकुलेट करते हैं एंड this is the equation for it. Log 10 K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। पहले हमने टेम्परेचर T1 पे log 10 K की वैल्यू लिखी है, फिर T2 टेम्परेचर पे लिखी है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फाइनली वी हैव गॉट द इक्वेशन। तो अगर आपको K2, K1, T1 और T2 की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है तो आप EA की वैल्यू इस फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे जो है समझते हैं। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल हेयर। If rate constant for a reaction is 1.6 into 10 to the power minus 5 and 6.36 10 power minus 3 per second at 600 and 700 K, calculate EA for the reaction. So we'll use the equation that is given above. Okay, so just put the values we'll get here as log 10. K2 is 6.36 into 10 to the power minus 3 divided by 1.6 into 10 to the power minus 5 is equal to Ka upon 2.303 into R, that is 8.314, and 1 upon 600 minus 1 upon 700. And when you will solve it, you will get it as EA is equal to 2.5993 into 19.147 into 600 into 700 divided by 100. And finally, we will get the answer as 209.0 Kelvin joule per mole. So this is activation energy. You can easily substitute the values in this equation and calculate it.